हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो हमारे स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जीएस और जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बिहार स्टैटिक एग्जाम में चूँकि 100 मार्क आपके पेपर से पूछा जाना है जो आपका मेन पेपर रहेगा, और 50 मार्क आपको जीएस या जीके से पूछा जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह से अपनी तैयारी करनी है ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि 50 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को बिहार स्टैटिक एग्जाम में रहेगा ही, और 100 मार्क आपके सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो बगल में आपको बेल आइकन दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जा रही सभी नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, विनर, कनक्यूरर, विक्टेरियस, चैंपियंस, लीडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है चैंपियंस। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों जैसे बीएसई के ... और एनएसई के एनएसई आईएफएससी, जीआईएफटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में आईएनआर यूएसडी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गया है। दोस्तों हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला है इंडिया आईएनएक्स, दूसरा नेस्डैक, तीसरा है यूरोनेक्स्ट, चौथा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज और पांचवा है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडिया आईएनएक्स। दोस्तों इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन हैं। ये मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप लोगों से इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसका उत्तर आसानी से दे सकें। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बेंगलुरु स्थित CSIR राष्ट्रीय ये एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। तो ऐसा कौन सा एजेंसी था? तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। शुद्ध वायु, दूसरा है वायु औषधि, स्वास्थ्य वायु, शुद्ध पवन, स्वास्थ्य पवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वस्थ वायु। ये आपके क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ, स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन का नाम क्या है, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के परेशान समय के दौरान उत्पन्न संकट से छात्र समुदाय को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों हम लोग इसके 4 ऑप्शन को देखते हैं। विश्वास, आशा, यकीन, भरोसा। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है भरोसा। ठीक है ना, भरोसा नाम का हेल्पलाइन जो है ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के समय में छात्र समुदाय को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों जो हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री है उनका नाम है आप लोगों को रमेश पोखरियाल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे वर्तमान जो है मानव संसाधन विकास मंत्री उनका नाम क्या है। तो उनका नाम हो गया आप लोगों को रमेश पोखरियाल। ठीक है, ये आप लोग अगर चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मतलब ऐसा कौन सा मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है ना, या ऐसा कौन सा मंत्री है जिसको नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी, सामंत गोयल, राजीव गौबा, अनिल कुमार गुप्ता और सुमंत चौधरी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इंदु शेखर चतुर्वेदी, ठीक है, जिसे नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है और उन्होंने ये पदभार ग्रहण भी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम बताइए, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। इसके ऑप्शन को देखते हैं, सोफिया, एलिसा, क्रिस्टी, जोया, माया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों एलिसा होगा इसका सही आंसर। ठीक है, एलिसा नाम का ऐसा पहला स्वदेशी मतलब विदेश में बनाया हुआ एंटीबॉडी परीक्षण किट है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों ये जो एलिसा किट है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कोविड-19 टेस्ट के लिए। तो आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 टेस्ट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा कौन सा एंटीबॉडी किट जो है वो डेवलप किया गया है, तो वो किया गया दोस्तों एलिसा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको नए नए तरह की जो वीडियो है वो हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी पे मिले। और हमारे चैनल पे पहले से ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में संभवतः बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्रदान करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और हर एक प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में लगे रहें। दोस्तों अगर आप लोग अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर ही सफलता मिलेगी। आप लोगों को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने पढ़ाई में जो है कोई भी कोताही ना करें। बुक्स, मैगजीन, वीडियो लेक्चर और हमारे चैनल के माध्यम से आप नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता का नाम बताइए, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, भाव साहेब फटक्कर, शिवराज पाटिल, दत्ता मेघे और राजा रंगप्पा नायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है डी, राजा रंगप्पा नायक। दोस्तों जो राजा रंगप्पा नायक थे वो एक लोकसभा मेंबर थे, ठीक है, जो चुन के आते थे कर्नाटका से, और कर्नाटका से वो चुन के आते थे लोकसभा में, ठीक है। और कर्नाटका के किस गांव से आते थे दोस्तों? तो वो आते थे कर्नाटका के रायचूर से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वो 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उसे नोट डाउन भी कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत लैब ने मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप इत्यादि को साफ करने के लिए डॉट डॉट नाम से 140 संपर्क रहित यूवीसी सैनिटेशन कैबिनेट विकसित किया है। हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा ऑर्डिनेटेड सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा क्लीन सैनिटाइजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों को डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, ठीक है। ये जो सैनिटाइजर यूज किया गया है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, ये आपको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप इत्यादि को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यह ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सा स्वचालित डिवाइस लॉन्च किया जो मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप सैनिटाइज करने के लिए या साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका नाम हो गया डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने 8 मई को भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 160वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में तेल अवीव में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन को, सीरिया, रूस, इटली, इजराइल, फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग करेंट अफेयर्स को रेगुलरली विजिट करते हैं तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, इजराइल, ठीक है। इजराइल में 8 मई को भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में तेल अवीव में, ठीक है, तेल अवीव जो जगह है वो कहाँ है? इजराइल में है। उनके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि तेल अवीव कहाँ है, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, इजराइल में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश ने
ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। रॉक एंड रोल के फाउंडिंग फादर का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया। टूटी फ्रूटी नवंबर 1955 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म थी। तो दोस्तों हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है जॉन लेनन, दूसरा है जिमी हेंड्रिक्स, सी है लिटिल रिचर्ड, नेक्स्ट है जिम मॉरिसन, नेक्स्ट है कर्ट कोबेन। तो दोस्तों इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लिटिल रिचर्ड, ठीक है ना। लिटिल रिचर्ड उनका नाम था और उन्होंने 1955 में पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था टूटी फ्रूटी। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टूटी फ्रूटी फिल्म के जो वो थे एक्टर या डायरेक्टर, उनका नाम क्या था? तो आप लोग दे दीजिएगा इसका आंसर लिटिल रिचर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट को विनियमित करता है? हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन को। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, सेबी या PFRDA। दोस्तों इसका क्या होना चाहिए सही आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा सेबी। सेबी एक संस्था है जो भारतीय कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट को विनियमित करता है और ये सेबी जो है ये आप लोगों को एक सरकारी संस्था है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो फुल फॉर्म हुआ वो हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है खाली स्थान एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो इंटर ऑपरेबल बिल भुगतान सेवा की पेशकश ग्राहकों को ऑनलाइन और साथ ही एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है। हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। BBPS, IMPS, AEPS, APBS, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा BBPS। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। BBPO US बनने के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन या प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए ... के तहत आवेदन करने की आवश्यकता है। हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। भुगतान और निपटान प्रणाली PSS अधिनियम 2007, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, सरफेसी अधिनियम 2002। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भुगतान और निपटान प्रणाली PSS अधिनियम 2007। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई BBPCU के रूप में कार्य करेगा? एकल अधिकृत इकाई BBPS संचालित है। तो दोस्तों अब ये हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, NPCCI, भारत सरकार, सेबी, नाबार्ड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा NPCI, ठीक है। और NPCI का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो हमारा भीम एप्लीकेशन है जो आजकल हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र या पेमेंट रिसीव करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना, ये NPCI के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार BBPS शुरू में उपयोगिता बिल भुगतान जैसे ... तरह के आवेदन स्वीकार करेंगे। हम लोग इसका ऑप्शन को देखेंगे। टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, DTH सेवाएं, उपरोक्त सभी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों जो सही आंसर होगा, ये जो BBPS होता है ये सभी तरह के बिल पेमेंट के लिए होता है। इसमें टेलीफोन बिल भी शामिल है, बिजली बिल भी शामिल है, DTH का भी सेवा इसमें शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आजकल हम लोग गैस का भी बिल पे करते हैं ऑनलाइन ही। ये सारा किसके अंतर्गत आ गया है? ये सारा आ गया आपको BBPS के अंतर्गत। अब हम लोग इस वीडियो में बिहार से संबंधित
बिहार से भी संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड है, तो हम लोगों को बिहार का भी कुछ क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन मैनेज करना है, और इसको हम लोग पर डे जो है ये प्रैक्टिस सेट मैनेज करेंगे। और इस तरह का जो नया नया वीडियो है जीके जीएस से संबंधित और करेंट अफेयर्स से संबंधित, वो आप लोगों को पर डे अपडेट होता रहेगा हमारे चैनल पे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखते हैं बिहार दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बिहार के वासी हैं और बिहार राज्य के ही एक निवासी भी हैं। तो हमारा जो ये है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों हम लिख ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। ए है 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च और डी 25 मार्च। क्या होना चाहिए दोस्तों सही इसका आंसर? तो दोस्तों बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी तो हर किसी को पता है, पटना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, मतलब कि बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? दोस्तों बिहार का जो हाई कोर्ट है वो है आप लोगों को, बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? दोस्तों बिहार का हाई कोर्ट आप लोगों को है पटना में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार से संबंधित एग्जाम है, इसलिए मैंने बिहार के भी कुछ क्वेश्चनों को लिया है आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? ठीक है, बिहार का जो राजकीय भाषा है वो है आप लोगों को यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिहार का जो राजकीय भाषा है वो है हिंदू और उर्दू। और जो ये जो बिहार का राजकीय भाषा है यही विधान परिषद में भी यूज किया जाता है, बिहार की विधान परिषद में यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है आप लोगों को देखते हैं ऑप्शन के अनुसार बेल, पीपल, आम, नीम। दोस्तों बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का राजकीय पुष्प है, दोस्तों बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार का राजकीय पशु है, दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो दोस्तों जो बिहार का राजकीय पशु है वो है बैल। ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। ये धीरे धीरे मैं सेट में बहुत तरह के बिहार के प्रश्न उत्तर को इम्प्रूव करूंगा। आज मैंने बेसिक वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इस वीडियो से परिचित हो सके और इसके क्वेश्चन में देख सकें। ठीक है, इसमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चन भी हैं और कुछ जो बिहार के हैं वो कुछ बेसिक क्वेश्चन ही हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो है बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का दोस्तों राजकीय पक्षी कौन है? देखते हैं ऑप्शन में हंस, मुर्गी, कोयल, गोरैया। तो दोस्तों जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो है आप लोगों को गोरैया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन हो गया? गोरैया हो गया। राजकीय पशु कौन था? वो था बेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार का प्रमंडल है, दोस्तों बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन देखते हैं 7, 8, 9, 11। दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है ना, और ये जो 9 प्रमंडल हैं जिनके नाम है आप लोगों को सारण, भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध, पूर्णिया। ठीक है ना, बिहार के जो 9 प्रमंडल हैं उनके नाम है सारण, भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा कि इनमें से कौन प्रमंडल है और कौन नहीं है। बिहार में दोस्तों अभी कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल अभी 38 जिले हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।